जो वहाँ पर पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन हैं उन अट्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड मेटल है, उसको मेल्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। कितने टेम्परेचर पे ये काम होगा उसको अपन क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ये भी सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो कम होगी। तो ये तो समझ आया कि मेल्टिंग पॉइंट और एटोमाइजेशन रिलेशन में है। यस और नो? दोनों एक ही चीज़ पे बेस्ड हैं, किस पे? अट्रैक्शन फोर्स पे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। हालांकि एक में एटम्स को सीधा किस में बदलते हैं? गैसियस स्टेट में लेके जाते हैं, जबकि मेल्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं? सॉलिड से लिक्विड में लेके जाते हैं। तो डिफरेंस भी है दोनों में, बट दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? अट्रैक्शन फोर्स पे। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो मेटल्स होती हैं, डी ब्लॉक में सभी एलिमेंट क्या है? मेटल्स। सब के सब हार्ड हैं। ग्रुप 12 को छोड़ दें तो 12 में कौन कौन थे? जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। उनका एमपी कम होता है, एटोमाइजेशन भी कम होता है, मतलब उनमें बॉन्ड भी कैसा है? वीक। बाकी जनरली जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं, कुछ को हटा दे तो इनका एमपी हाई होता है और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होती है जनरली, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई जनरली ऐसा क्यों? आप बोलेंगे सर इनका बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। फिर पूछा जाएगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों? तो आंसर क्या होगा? डी ब्लॉक मेटल्स में जो उनके क्रिस्टल्स हैं उनमें इंटर पार्टिकुलर जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। इसका क्या कारण है? तो इसके दो रीजन हैं भाई। ये अपने NS वाले इलेक्ट्रॉन्स, NS मतलब वैलेंस शेल के S ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो बॉन्डिंग में यूज करते ही करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज करता है, तो ये भी करते हैं। लेकिन ये अपने NS वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ N-1 D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी ये बॉन्डिंग में यूज करते हैं। मतलब वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो ये यूज करेंगे कैसे? ये अपने वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं ना कहीं मेटेलिक बॉन्ड बनाने में इन्होंने किसको यूज कर लिया? अपने वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया। कौन से बॉन्ड में? मेटेलिक में। अभी बात की थी ना, इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? वैलेंस शेल वाले। अब जो N-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल में D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन बचे, और उनमें भी कैसे इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड। ध्यान देना, D ऑर्बिटल के सभी इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में यूज नहीं करेंगे, ये किसको करेंगे? अनपेयर्ड को यूज करेंगे। अनपेयर्ड कौन सा? एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। अरे भाई D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, ये भी 4, 5 तक क्या होते हैं? अनपेयर्ड। 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी एमपी, बीपी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जनरली हाई होते हैं। क्यों? तो आप बोलेंगे भाई ये अपने NS आउटर मोस्ट शेल के S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पेनल्टीमेट शेल के D ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी बॉन्डिंग में यूज करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि N-1D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये कौन सी बॉन्डिंग में यूज करते हैं? तो ध्यान देना डियर व्यूअर्स, ये कोवलेंट बॉन्डिंग में उनको यूज करते हैं। कौन सी बॉन्डिंग में? कोवलेंट। यानी कि डी ब्लॉक मेटल्स के क्रिस्टल्स में एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड के साथ साथ कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट। जो कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे? N-1 D वाले ऑर्बिटल्स, जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी मेटल में बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगी? जिसमें कोवलेंट भी हो और मेटेलिक भी हो। अच्छा, मेटेलिक तो सब में होगा, कोवलेंट किस में होगा? जिसके N-1D में क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है? आप बोलेंगे सर ऐसा तो मैग्नीज है। 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25,
कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3D में कितने 5, 4s में कितने 2। आप बोलेंगे सर देखो इसमें D में 5 हैं, तो पांचों के पांचों कैसे हैं, अनपेयर्ड, तो ये तो पांचों कोवलेंट बनाएंगे, तो फिर इसका तो एमपी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का तो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, हाँ कि ना भाई। हमने कहा कि आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम आते हैं और अंदर वाले d ऑर्बिटल के वो इलेक्ट्रॉन काम आते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। मतलब जिसके d में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड हैं उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन डियर व्यूअर्स यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, डी में अनपेयर्ड होंगे, अच्छी बात है, एक अनपेयर्ड है बॉन्ड बनाने में काम आएगा, दो हैं अनपेयर्ड, जैसे स्कैंडियम में डी में एक होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में काम आएगा। टाइटेनियम में दो हैं, ये भी काम आएंगे, ठीक है। वेनेडियम में 3 है, ये भी काम आएंगे। क्रोमियम में 5 है, लेकिन +2 स्टेट में जब क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो कितने हैं, 4, एक s वाला एक d वाला गया, तो ये भी बॉन्डिंग में काम आएंगे। लेकिन +2 स्टेट में जिसके 5 हैं d में, जैसे कि मैग्नीज, आपको पता है D5 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। कैसा कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल। वाइट इज स्टेबल, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड स्टेबल क्यों होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये स्टेबल हो जाता है, बताया मैंने अभी आपको, है ना। तो मैग्नीज के D5 वाले ये 5 इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि भाई हम क्यों कोवलेंट बॉन्डिंग करें, हम तो स्टेबल हैं। यानी कि मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली कम होता है। ऐसा ही टेक्नीशियम Tc+2 स्टेट में देखने को मिलता है। टेक्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या था, याद है आपको, उसमें था 4d6 और 5s1। लेकिन +2 स्टेट में देखिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बचा, s में 0 और d में कितना 5। क्या ये अब ये 4d5 कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आंसर है नो। यानी कि मैग्नीज और टेक्नीशियम, ध्यान से सुन लो, मैग्नीज और टेक्नीशियम ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी +2 स्टेट में D5 होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता है, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इनके D5 वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग करके सपोर्ट नहीं करते किसको, मेटेलिक बॉन्ड को। बाकी अगर D में, अगर किसी एलिमेंट की +2 स्टेट में D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है या 4 हैं अनपेयर्ड, तब तक तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या करते हैं, मेटेलिक के साथ साथ कोवलेंट भी बना लेते हैं, जिससे उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो यहाँ पे हमने बात की क्या, टेक्नीशियम और मैग्नीज एक्सेप्शनली इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ तक बढ़ा, क्रोमियम तक बढ़ा। कहाँ तक बढ़ा, क्रोमियम तक। ठीक है, फिर बात करते हैं लास्ट ग्रुप वाले एलिमेंट, ग्रुप नंबर 12, जिसमें आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनके +2 स्टेट में कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, D10। जिंक, कैडमियम, मरकरी, दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी क्या बचता है, D10। तो क्या इनके d ऑर्बिटल, D10 का मतलब सभी के सभी पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो वो भी कहीं भी कोई बॉन्डिंग नहीं करेंगे, सिर्फ s वाले बॉन्डिंग करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा वीक, बाकी के कंपैरिजन में वीक, क्योंकि बाकियों में तो क्या है, मेटेलिक के साथ साथ कोवलेंट भी बन रहा है। इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी का भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम। ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो एमपी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यूज किया ना हमने कॉन्फ़िगरेशन को। आने वाले टॉपिक में भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 2, 3, 4 बार, जितनी बार हो सके बार बार देख करके इस वीडियो को सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन याद करो, फिर कॉन्सेप्ट याद करो। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का इतना कुछ खास है नहीं, फिर भी आप अपने दिमाग में इमेज या फिर आप वीडियो ही बार बार देख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज। क्या, एटॉमिक साइज बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं एटॉमिक साइज। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बात की किसकी,
मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता दें आपको। मेल्टिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है? जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। स्कैंडियम में 1 अनपेयर्ड है, उसके बाद टाइटेनियम में D2 आ जाता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 5 है, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्रोमियम में 5 है, लेकिन +2 स्टेट में कितने हैं, 4। Cr+2 में D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, क्योंकि एक S से जाएगा एक D5 से जाएगा, तो D में 4। तो क्रोमियम तक जब हम चले, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि D ऑर्बिटल में n-1d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। फिर मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट अचानक से कम। रीजन, D में अनपेयर्ड तो हैं लेकिन 5 हैं, और 5 होने से D5 होने से वो स्टेबल हो गया, तो ये वाले अनपेयर्ड बॉन्डिंग में, कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फिर मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्यों हुआ? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल कम होता जा रहा है। भाई जैसे ही D5 से D6 हुआ तो एक पेयरिंग हो गई, अब अनपेयर्ड कितने बचे, 4। फिर उसके बाद D7 हुआ तो फिर पेयरिंग हो गई, यानी कि 5 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, और जिंक तक आते आते D10 सभी के सभी पेयर्ड हो गए, तो अब कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए जिंक का MP और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिल्कुल कम। ठीक है। मैग्नीज, टेक्नीशियम अनपेयर्ड होते हुए भी बहुत कम। रीजन, क्योंकि D5। फिर अगर हम कंपैरिजन करें 3D सीरीज का 4D सीरीज एंड 5D सीरीज से, तो डियर स्टूडेंट्स 3D के कंपैरिजन में 4D सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है, 4D का और 5D का भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। इसका क्या कारण है? इसका रीजन है कि जैसे एलिमेंट्स हैवी होते हैं, 3D से नीचे आए 4D में, तो वहां पे एटॉमिक मास बढ़ रहा है। एटॉमिक मास बढ़ने से उनमें इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब 3D के कंपैरिजन में 4D के एलिमेंट्स में इंटर एटॉमिक बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा होता है। 3D सीरीज में टंगस्टन सबसे हार्ड एलिमेंट है, वेरी हार्ड एलिमेंट है। क्या? टंगस्टन। तो ये हमने बात की। 3D से 4D 5D में आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एटॉमिक साइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक साइज किसका? डी ब्लॉक का। तो एटॉमिक साइज को समझने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डी ब्लॉक में, जैसे मैं बात करूँ 3D सीरीज की, तो न्यूकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? न्यूकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? देखो 3D सीरीज में हमें पता है आउटर मोस्ट शेल होता है 4th, और 4th के S में उसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं। यस और नो? क्रोमियम कॉपर को छोड़ दें तो 4s में 2 होता है सब में, और उससे अंदर वाला n-1 यानी कि 3D, इसमें 1/1 न्यूकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे स्कैंडियम में D में 1 है। अब स्कैंडियम से जैसे ही अपन टाइटेनियम पे जाएंगे तो क्या होगा? स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम कितना है 22। आप बोलेंगे सर एटॉमिक नंबर बढ़ा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रोटॉन। स्कैंडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 21। और यहाँ पे बात की जाए टाइटेनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 22। यानी कि एक तो प्रोटॉन बढ़ा। क्या बढ़ा? प्रोटॉन बढ़ा न्यूक्लियस में। दूसरा 21 से 22 में आए तो स्कैंडियम में D में 1 इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। टाइटेनियम में कितने हो गए? 2। यानी कि जब हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो हर स्टेप में, इन ईच स्टेप 1 प्रोटॉन इज एडेड एट द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन n-1 शेल। कौन से शेल में? n-1 में, आउटर मोस्ट में नहीं। n-1 में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में क्या आ रहा है? प्रोटॉन। अब ये जो नया प्रोटॉन और नया इलेक्ट्रॉन आया, ये एटॉमिक साइज पे कॉन्ट्राडिक्शनरी इफेक्ट डालते हैं, अपोजिट इफेक्ट डालते हैं। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस का काम है आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। ये लगाता है इन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगाता है?
न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन आया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, तो साइज को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब ये जो न्यू प्रोटॉन आता है, ये प्रोटॉन का काम है साइज को कम करना। प्रोटॉन का क्या काम है, साइज को कम करना। कैसे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लगा करके, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आया है साथ में साइमल्टेनियसली, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने से बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगाएगा, ये रिपल्शन लगाएगा। क्या लगाएगा, रिपल्शन। कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस पे भी माइनस। मतलब कोई भी अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स अपने से बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन ही तो लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू सिमिलर चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन द एटॉमिक साइज शुड इंक्रीजेस। यस और नो? भाई ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर धक्का देगा तो इसकी साइज तो बढ़नी चाहिए। साइज मतलब क्या, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन आता है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, इस इलेक्ट्रॉन का तो काम है साइज को बढ़ाना, और ये जो रिपल्शन लगा रहा है, इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन किस पे लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाले पे। कौन सा इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। दिस इफेक्ट, दिस रिपल्शन is responsible for the increment of size. It is called screening effect. और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन आया वो क्या कर रहा है भाई, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कि साइज कम हो जाए। अब क्या करें, अब साइज बढ़ेगी कि कम होगी, दोनों काम एक साथ। साइज को बढ़ाने वाला भी आया इलेक्ट्रॉन, तो साइज को कम करने वाला भी आया प्रोटॉन। प्रोटॉन लगा रहा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग मतलब ये इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन इनको बचाते हैं, शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई हम नहीं जाने देंगे न्यूक्लियस की तरफ, हम तो रिपेल करेंगे, हम तो साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्शनरी इफेक्ट एक साथ लग रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब तो सर इनमें से जो पावरफुल होगा वो जीतेगा। डियर स्टूडेंट्स, 3D सीरीज में एटॉमिक साइज का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये ग्राफ बताता है कि जब हम स्कैंडियम से चलते हैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक, तो साइज में डिक्रीमेंट हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इस हिस्से में कौन जीत रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जीत रहा है, शील्डिंग इफेक्ट वीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, वीक है। तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में कौन पावरफुल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स यहां पे स्ट्रांग है, और शील्डिंग इफेक्ट यहां पर क्या है, वीक है। क्या है, वीक। ये तो है वीक, जिसको साइज बढ़ानी थी वो तो वीक है, तो साइज बढ़ी नहीं। ये स्ट्रांग है, इसने साइज को क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है कहां से कहां तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक, ये कोई खास डिफरेंस नहीं होता, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। यानी कि साइज डिक्रीज जरूर हो रही है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत कम होता है। स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक एटॉमिक साइज कम जरूर हुई है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इज पावरफुल फैक्टर एंड शील्डिंग इफेक्ट इज वीक फैक्टर, बट दिस गैप इज वेरी लेस। ओके, देन आफ्टर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहां पे एटॉमिक साइज लगभग सेम रहती है। यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू शील्डिंग इफेक्ट, दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो साइज ना तो बढ़ी ना कम हुई। और लास्ट में कॉपर एंड जिंक, यहां पे आके साइज में हल्का सा इंक्रीमेंट देखने को मिला। इसका मतलब आप समझ गए कि सर लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कंपेयर देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। लेकिन मैं फिर से कह दूं कि ये जो गैप है इनका, ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनिशियली कौन सा फैक्टर जीता, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जीता। बीच में
दोनों फैक्टर ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस। लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इस शेल की साइज जो है वो 3 की इतनी बड़ी नहीं होती, तो रिपल्शन बढ़ने लगते हैं, तो लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट जीत जाता है। ठीक है, तो 3D सीरीज में एटॉमिक साइज किन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जो साइज को इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता है। अब बात करें 3D से जब हम आते हैं 4D में, और 4D से जब हम आते हैं 5D में, तो साइज में क्या होता है। आपने पढ़ा है कि ग्रुप में अप टू डाउन जब हम आते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज। साइज क्या होती है, इंक्रीज। 3D में पहला एलिमेंट स्कैंडियम, स्कैंडियम से बड़ी साइज टाइटेनियम, और टाइटेनियम से बड़ी साइज स्कैंडियम से बड़ी साइज 4D सीरीज का पहला एलिमेंट इट्रियम, और 5D सीरीज का पहला एलिमेंट लैंथेनम। यहां तक तो बात ठीक है। स्कैंडियम 21 है, इट्रियम 39 है, लैंथेनम 57। लेकिन जब हम नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं तो स्कैंडियम के बाद एलिमेंट क्या है, टाइटेनियम। इट्रियम के बाद का एलिमेंट क्या है, जिरकोनियम। लैंथेनम के बाद का एलिमेंट कौन है, हाफनियम। टाइटेनियम 22, जिरकोनियम 40, लैंथेनम कितना 57 के बाद सीधा कितना 72। बीच में क्या आ गया, बीच में आ गए सर लैंथेनॉइड एलिमेंट। कहां से कहां तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक, 54 से 71 तक। ठीक है, अब क्या होता है, टाइटेनियम के कंपैरिजन में जिरकोनियम की साइज बड़ी है, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम की साइज लगभग कैसी है, सेम। ऑलमोस्ट कैसी है, सेम। कैसी साइज है, सेम। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो रीजन यहां है। ये जो 14 एलिमेंट है ना स्टूडेंट, 57 यहां पे हम बात करें, सीरियम 58 है भाई। देखो माइनर मिस्टेक्स, ह्यूमन नेचर से छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट आप समझ जाएंगे इतना भी। आप वही 57 के बाद 58 सीरियम, और ल्यूटीशियम कितना 71। कौन से एलिमेंट है, लैंथेनॉइड। कौन सी सीरीज के, 4F सीरीज के। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4F में। अब जब हम लैंथेनॉइड पढ़ेंगे बच्चों, तो हम वहां पे देखेंगे कि सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है लगातार। इनमें इलेक्ट्रॉन n-2 में आता है। किस में आता है, लैंथेनॉइड में n-2, मतलब जैसे यहाँ पे n-1 में आया ना नया, उनमें n-2 में आता है। बाहर वाले से पेनल्टीमेट से सब पेनल्टीमेट में आता है। किस में आता है, सब पेनल्टीमेट में। तो वो इलेक्ट्रॉन जो आता है 4F में, 5 में और 6 में पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन का काम है उनको रिपेल करके शील्डिंग इफेक्ट लगा करके साइज को बढ़ाना। पर 4F वाला इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट लगा के साइज को नहीं बढ़ा पाता। कौन से एलिमेंट्स में, लैंथेनॉइड में। तो साइज कंटिन्यूअसली क्या होती है, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक साइज लगातार डिक्रीज होती है, लगातार डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है तो सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, और ल्यूटीशियम के बाद है अपना हाफनियम। तो हाफनियम तक पहुंचे तब तक तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यानी कि लैंथेनम और हाफनियम की साइज में एक बड़ा गैप आ गया। ये गैप किसकी वजह से आया, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की वजह से। और इनमें क्या हुआ, इनमें साइज में लगातार डिक्रीमेंट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स में साइज का ये जो कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट है, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द कंटिन्यूअस डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज in lanthanide elements from cerium to lutetium is called lanthanide contraction. And what is the reason for the lanthanide contraction, if anybody asks to you? lanthanide contraction कम क्यों हुआ, साइज सीरियम से ल्यूटीशियम तक लगातार कम क्यों हुई, हम पढ़ेंगे डिटेल से, बट यहाँ पे भी मैं बता दूं इसलिए हुई कि यहाँ जो नया इलेक्ट्रॉन आया n-2f में, उसको जो शील्डिंग इफेक्ट लगाना था ये वाला, वो लगा नहीं पाया। 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कैसा था, वीक था। कैसा था, वीक।
Due to weak shielding effect of 4f orbital electrons, the atomic size of lanthanoid elements is continuously decreases. And due to this continuous decrease, which is known as lanthanoid contraction, the atomic size of zirconium and hafnium become approximately same. अब ये काम सिर्फ जिरकोनियम हाफनियम में नहीं रहेगा, इनके आगे की पूरी 4D और 5D सीरीज का जब अपन कंपैरिजन करेंगे तो एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज दोनों कैसी मिलेंगी? सेम। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज कैसे? Zr+2 और HF+2 की साइज कैसे मिलेगी? लगभग सेम। अच्छा, जब साइज सेम होती है तो और भी बहुत सी चीज़ें साइज पे डिपेंड करती हैं, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? आयोनाइजेशन। आपसे कई बार पूछते हैं इस सीरीज में लास्ट में क्या आता है? सिल्वर और उसके बाद कैडमियम, ये लास्ट के दो एलिमेंट हैं। 5D के लास्ट में क्या है? गोल्ड, मरकरी। कई बार पूछ लेते हैं कि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगभग इक्वल एनर्जी चाहिए। तो रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों की साइज लगभग सेम है। और साइज सेम क्यों है? क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया। किसके पहले? इस 5D सीरीज में HF के पहले। Why the ionization enthalpy of silver and gold are approximately same? Then your answer should be due to lanthanoid contraction, their atomic size are approximately same, so their ionization enthalpy also shows similarity. Fine, is that clear? तो lanthanoid contraction बड़ा काम का है। इनकी सबकी साइज, इन सभी पेयर्स की साइज कैसी होगी? लगभग सेम होगी। अच्छा, 3D से 4D में आएंगे तो सब में साइज बढ़ेगी, 4D से 5D में नो चेंज, लगभग क्या रहेगी? सेम। 3D सीरीज की हमने बात की, पहले साइज डिक्रीज हुआ। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, शील्डिंग वीक था। फिर कांस्टेंट, लास्ट में थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अगर कोई आपसे पूछे इनकी एटॉमिक साइज की जगह आयनिक साइज, कौन सी साइज? आयनिक साइज। आयनिक कैसे? सब पे +2+2 चार्ज लगा देते हैं, जैसे Ti+2 V+2, स्कैंडियम तो +2 बनाता ही नहीं है, +3 बनाता है सीधे। अपन बात करेंगे अभी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। अगर सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल के बात करें, अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या हुआ? ये बाहर वाले 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के फिर साइज कंपेयर कर रहे हो। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट किस पे लगाएगा भाई? ये नया आने वाला इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर +2 स्टेट में हम इनकी साइज कंपैरिजन करें, Ti+2, V+2, ये सब वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम +2, ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट तो है ही नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि S वाले दो इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल दिए तो शील्डिंग इफेक्ट किस पे लग रहा है? नहीं है, आउटर मोस्ट पे। शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। तो सही, एक शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में भी शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, पर बहुत वीक, मतलब साइज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो कौन सा फैक्टर चला गया? +2 स्टेट में कौन सा फैक्टर काम नहीं कर रहा? शील्डिंग इफेक्ट, जो साइज को बढ़ा रहा था, वो फैक्टर अब नेग्लिजिबल है। अब सिर्फ क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, इनको आपने रिमूव कर दिया, तो शील्डिंग इफेक्ट तो लग नहीं रहा, सिर्फ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। मतलब इनके +2 आयंस की साइज को जब आप कंपेयर करेंगे तो इनके आयनिक साइज लगातार क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्योंकि आयंस में S वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और S वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो शील्डिंग इफेक्ट वहां पे कैसा हो चुका है? नेग्लिजिबल। तो सिर्फ क्या बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट? न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जो साइज को क्या करेगा? कम करेगा। समझ आ गई बात? वेरी गुड। एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग आयंस की साइज को अगर कंपेयर करें तो पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा उसकी साइज कम। नहीं समझे? देखो, अगर कोई बोले कि Fe+2 और Fe+3 में साइज बताओ, तो Fe+3 की साइज छोटी है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। कोई बोले कि भाई Mn+2 और Mn+4 में किसकी साइज छोटी है, तो Mn+4 छोटी है। कॉमन सेंस की बात है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, साइज डिक्रीज।
तो ये बात थी एटॉमिक एंड आयनिक साइज की। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा टॉपिक है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें पढ़ना है। वीडियो बड़ा हो गया है, अपलोड करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट होगा अपना पार्ट 2, या फिर हो सकता है मैं अभी कंटिन्यू करूं। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार चाय पीते हैं। आप जब तक, आपको रुकने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैं यहीं पे पॉज करके कंटिन्यू इसको कर रहा हूं। ठीक है, ओके फाइन। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा तो फिर उसको अपलोड करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, और नेटवर्क इशू भी हो सकता है, और कई बार स्टूडेंट्स को भी ऐसे बोरियत फील होने लगती है कि इतने बड़े बड़े वीडियो 2-3 घंटे का, 4 घंटे का कौन देखेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कि ये कोई भी चैप्टर हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे, ज़्यादा टुकड़े तो नहीं करेंगे। लगभग आपका 30 to 40% कवर हो चुका है ये चैप्टर, और बाकी इसमें मैक्सिमम 2 वीडियो, एक डी ब्लॉक का एक वीडियो और बनाएंगे और एक बनेगा अपना एफ ब्लॉक का वीडियो, यानी कि टोटल 3 वीडियो में ये अपना कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा कवर। तो इसलिए आप इसको पढ़ें, इसको 1-2 बार रिवाइज करें, और फिर पार्ट 2 देखें, और पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 में लेंथेनॉइड, और उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पूरी एनसीईआरटी में 11th एंड 12th सभी के वीडियोस में अभी अपडेट करने वाला हूं। यानी कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको 11th-12th केमिस्ट्री पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको सबसे पहले पढ़ना है बेसिक, उसके बाद ही आप आगे कर पाएंगे। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे सारे के सारे वीडियोस पूरी 11th पूरी 12th के आपको मिलने वाले हैं। जिनको और ज़्यादा वीकनेस है फिर वो 1-2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखें, साथ में एनसीईआरटी रखें, तो आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो, थैंक यू सो मच।